गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि बोहर्स ने बताया कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन होती है इसकी पोजीशन फिक्स होती है, एक फिक्स पोजीशन पे मूवमेंट करते हैं, बट ये सही नहीं था। ये बोहर मॉडल की बहुत बड़ी कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए ये मॉडल आया। कौन सा मॉडल? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें डरते हैं कि टफ होगा, बट मेरा मानना है कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस केवल और केवल आप अपने 3 से 4 मिनट दीजिए और ये वीडियो लेक्चर आप देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो आइए देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बात करें अगर मैथमेटिक्स की, अब आप सोचेंगे मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स से कोरिलेट करिएगा। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है मैथमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन्स इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x + 3। जो 11th में है मैथमेटिक्स लिए हैं उनको ये पढ़ना पड़ेगा। ये क्या बताता है? ये हमको बताता है स्लोप के बारे में, ये हमको बताता है इंटरसेक्ट के बारे में, ये इन सारी चीज़ों की वैल्यू को हमको बताता है। अगर हम इस इक्वेशन का यूज ना करें तो ये जो मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बिना इस इक्वेशन के यूज किए हम उसकी स्लोप और इंटरसेक्ट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये हमको डायरेक्शन बताता है, एक्सिस बताता है एक्स वाई जेड की, जो कि मैथमेटिकल लाइन है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमको पूरा डिटेल चाहिए, तो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको वेव फंक्शन कहा और इसका प्रयोग किया। इसके मात्र इस एक वैल्यू के प्रयोग से किसी इलेक्ट्रॉन की हम एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, किसी इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन, इन 3 चीज़ों के बारे में हम मात्र इसको क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। यानी कि वेव फंक्शन से हम इस तीनों चीज़ों के बारे में डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसका यूज़ करके एक इक्वेशन बनाया गया जो कि आप लोग भली भांति परिचित होंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है और उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। एग्जैक्ट होती नहीं, क्योंकि बोहर्स ने बताया एग्जैक्ट होती है, बट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वेव लाइक बिहेव करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव लाइक बिहेव करेगा, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ये चीज़ क्लियर की, तो अगर कोई चीज़ वेव लाइक बिहेवियर करेगी तो उसकी पोजीशन फिक्स्ड हो ही नहीं सकती। और इस बात को वेरीफाई किया किसने? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जिस तरह ये मैथमेटिक्स इक्वेशन बताता है स्लोप इंटरसेक्ट की वैल्यू के बारे में, ठीक उसी प्रकार केवल और केवल ये, इसको हम कहते हैं साई। इसको हम क्या कहते हैं? साई। इसको हम साई कहते हैं। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ये वेव फंक्शन है। बात करें वेव फंक्शन की, तो ये क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी एनर्जी, उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन। यानी कि इट एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरे साथ खूब अच्छे से समझते चलिए। और ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो आपको ऐसे समझ में आएगी, आपको लगेगा यार ये तो कुछ है ही नहीं। देखिए, तो वेव फंक्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर इस मॉडल को समझना है। तो वेव फंक्शन का क्या काम हमने समझ लिया है? एनर्जी, वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अकेले बता सकता है कि एक अकेली वैल्यू। और इसी इक्वेशन का, इसी वैल्यू का प्रयोग, वेव फंक्शन का प्रयोग श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने इक्वेशन में किया। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रफ करते हैं, आप नोट डाउन करिए, देन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन करते हैं और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे बात करें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि केवल वेव फंक्शन का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है। तो उस चीज़ को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। अब आप कहेंगे सर ये जो इक्वेशन लिखा है ये h बार करके फाई यानी साई इज इक्वल टू ई साई, इससे क्या मतलब? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो दूसरे टाइप का है। जी हाँ, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको ये बताना भी तो ज़रूरी है कि एनर्जी कैसे बताता है, पोजीशन कैसे बताता है। हो सकता है आप डायरेक्टली पढ़े हो इक्वेशन। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए एक इक्वेशन आया, इसको हम लोग h बार कहें या इसको कहें हैमिल्टन ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल
एक सिंपल सा ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू निकाल के हम उसकी एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। इसीलिए H psi इज इक्वल टू E psi। E क्या है? एनर्जी है। psi क्या है? वेव फंक्शन है। H क्या है? हैमिल्टन ऑपरेटर। इसीलिए मैंने यहाँ पे खूब अच्छे से लिख दिया है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बात करें अब इसकी पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, तो इसी साई का यानी कि इसी साई का हम स्क्वायर कर दें, यानी कि मॉडुलस स्क्वायर करने पर जो हमको वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये साई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी पोजीशन के लिए, उस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यानी कि ये साई की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि ये हमको बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उस पोजीशन को बताता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने की उम्मीद की जाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई एनर्जी, ये तो हो गई पोजीशन। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन क्या था। तो आपके सामने हम श्रोडिंगर वेव कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे और उसमें यूज हुए सभी टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा मैकेनिकल यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन होगा। फिर हम बताएंगे कि कैसे इसने बोहर्स के मॉडल को खंडन किया और दूसरा इसने अपनी एक नई कॉन्सेप्ट को जन्म दिया और उस कॉन्सेप्ट से हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन वेव के तरीके से होता है, ये तो हाइजेनबर्ग ने बताया ही था। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली नहीं होती बल्कि एक प्रोबेबिलिटी होती है। 90% यहाँ पाया जा सकता है, 95% या 100%। अगर 100% है तो प्रोबेबिलिटी को हम 1 से डिनोट करते हैं, अगर 50% है तो 1/2 से डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ेंगे। एक चीज़ और अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। करें अगर हम प्रोबेबिलिटी टर्म को सबसे पहले समझने के लिए, तो उसके लिए हमको एक सरफेस प्लॉट ड्रा करना होगा जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है। देन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर हम बात करें बाउंड्री सरफेस प्लॉट की, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई बाउंड्री, ये हमारी हो गई बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? ऑर्बिट की बाउंड्री हम मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाउंड्री सरफेस प्लॉट के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि जहाँ पे ये सेड, ये जो सेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारे पोजीशन, ये सारे जहाँ पे सेड यानी कि जहाँ पे ये सेड डार्क है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डार्क इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और जहाँ पे ये सेड है भी नहीं बिल्कुल, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। यानी कि अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, तो बाउंड्री सरफेस प्लॉट हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम बगल में डायग्राम से भी आपको दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से। देखिए कैसे सेड जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और जहाँ पे सेड नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो सेड हमने डार्क दिखाया है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सब देखिए बहुत ज़्यादा डार्क है बट यहाँ पे नहीं। दूसरी चीज़ प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है। मैं अगर आपसे कहूँ आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मैच, या इंडिया और इंग्लैंड का, और उस मैच में अगर आपको लग रहा है कि भारत ने 350+ रन स्कोर कर लिया है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे भारत की जीतने की चांस 90% फिक्स है, यानी 90% से ज़्यादा चांस है कि भारत जीतेगा। तो ये 90% क्या है? ये 90% संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। और अगर 100% कहें तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आती है। अगर 50% किसी चीज़ के लिए कहें तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 आती है। कॉमन सी बात है। तो जो ये हम चांस बताते हैं कि इतनी चांस है जीतने की, वही क्या है? प्रोबेबिलिटी। केवल आपको समझाने के लिए ऐसा मैंने बताया, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की चांस, अगर यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की चांस 90% है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ है किसकी? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की। तो अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को समझना है तो ये बाउंड्री सरफेस प्लॉट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखते हैं
क्यों नीड पड़ी ये मैंने बता दिया। इसमें क्या है, आफ्टर दिस आपको ये भी बताएंगे कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस एरिया को हम ऑर्बिटल कहते हैं। और एक टर्म और है नोड है, उसको भी हम समझेंगे नोड क्या है। एक काम करते हैं हम लोग यही समझ लेते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। उसके बाद हमको केवल श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन पढ़ना रहेगा, किसमें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। देखिए अगर हम बात करें ऑर्बिटल की डिफिनीशन मैं आगे आपको लिखाऊंगा। अगर बात करें ऑर्बिटल की तो मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे देखिए सेट बहुत ही ज़्यादा डार्क है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जहाँ पे मैक्सिमम है या थोड़ी भी है, यहाँ तक प्रोबेबिलिटी है, आप देखेंगे यहाँ तक का कुछ सेट है, यानी कि ये एरिया हमारी क्या है, ऑर्बिटल है, यानी जहाँ पे जीरो ना हो करके कुछ प्रोबेबिलिटी हो, किसकी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की। दिस रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल। बट एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रॉपर्टी जीरो हो, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो, ऐसी पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया ही ना जा सके, ऐसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अगर आपसे बात करें नोड की तो ऐसी पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो वो नोड कहलाता है, और ऐसी पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कुछ हो या मैक्सिमम हो वो ऑर्बिटल कहलाता है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हुआ ऑर्बिटल और नोड, ये दो टर्म समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था इसकी पोजीशन के लिए। अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन एक कंप्लीट इक्वेशन में क्या कहता है, कैसे है। बात करें अगर श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन की तो आपके सामने ये श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन मैंने लिखा है। दिस इक्वेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द वेव फंक्शन। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, ये बताया किसने, ये बताया हाइजेनबर्ग ने, क्लियर बताया, ठीक है। डी ब्रोगली ने तो बताया ही, साथ में हाइजेनबर्ग ने एकदम क्लियर कर लिया, इसीलिए हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर ये वेव नेचर शो करता है तो ये वेव के जैसा ही इक्वेशन फॉलो करेगा, तो उन्हीं के जैसा इक्वेशन फॉलो करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया जो कि पूरा का पूरा डिपेंड था किस पे, वेव फंक्शन पे, जिसको हम श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन के नाम से जानते हैं। डी स्क्वायर साई और ये डी स्क्वायर साई, ये चीज़ें सब में कॉमन है। हमने प्लस प्लस का चिन्ह लगाया, यानी कि हमने डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर नीचे लिखा और इन सबको जोड़ दिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन। तो बात करें अगर इसमें टर्म यूज हो, इसका मतलब क्या है, तो जो हमारा एक्स वाई और जेड है ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं या डायरेक्शन कह सकते हैं। फिर हम बात करें अगर यहाँ पे हमारा m क्या है, ये जो हमारा m है ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, e क्या है, एनर्जी है, v क्या है, वेलोसिटी है, साई क्या है, वेव फंक्शन है। क्योंकि ये इक्वेशन पूरी तरह से वेव फंक्शन पे डिपेंड है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन हमारा सोच करता है कि वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, कहाँ का रीजन, अराउंड ऑफ द न्यूक्लियस, वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, और उसी रीजन को हमने क्या कहा, ऑर्बिटल कहा। उसी रीजन को हमने क्या कहा, ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ऑर्बिटल की डिफिनीशन और ज़्यादा क्लियर करते हैं। यहाँ से बात करें अगर हमारा, तो श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन कहें या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमसे ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जाता है, यानी कि बोहर्स ने जो बताया कि एक फिक्स पोजीशन, वो चीज़ तो गलत हो ही गई, साथ में इन्होंने कहा कि ये एक स्पेसिफिक, यानी कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव फंक्शन शोज रीजन ऑफ द अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, दीज रीजन आर कॉल्ड ऑर्बिटल। देखिए एक श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ का जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि अगर आपसे ऑर्बिटल की डिफिनीशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वह रीजन न्यूक्लियस के चारों तरफ का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, उसी पोजीशन को, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सेज दैट फाइंड इन स्पेशल रीजन, इलेक्ट्रॉन फाइंड इन स्पेशल रीजन, यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल रीजन में पाया जाता है और वही स्पेशल रीजन वेव फंक्शन के द्वारा डिनोट होता है। दूसरी चीज़, अगर बात करें ऑर्बिटल की एग्जैक्ट डिफिनीशन जो कि आपको
पूरी तरह से कंप्लीट बात कंप्लीट करेगी। तो आप कह सकते हैं द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस न्यूक्लियस के चारों ओर का, इन विच द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी आर फाउंड टू बी मोर प्रोबेबली इज कॉल्ड ऑर्बिटल। एक ऐसा स्पेस 3D स्पेस न्यूक्लियस के चारों ओर का जहाँ पे एक स्पेसिफिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस जगह को, उस रीजन को ऑर्बिटल कहते हैं। तो आई होप आपको ऑर्बिटल क्या है ये चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी, साथ में प्रोबेबिलिटी जहाँ जीरो हो उसे हम नोड कहते हैं, ये चीज़ें भी क्लियर होंगी, और बाउंड्री सरफेस प्लॉट भी क्लियर होगा, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक एक टर्म आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन यानी कि जो हमारा साई है, इस साई की मदद से हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, सारी चीज़ें बता सकते हैं। और इसका यूज किसने किया? श्रोडिंगर ने। तो ये हुआ हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इस मॉडल ने यह स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेव लाइक वेव, सो वेव इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रूप में दिया गया, और सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई। तो आई होप आपको पूरा चीज़ें समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, निश्चित रूप से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।